दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि ये कोई हॉरर मूवी का प्लॉट है, लेकिन ये सब सच है, बिल्कुल सच। कल्पना कीजिए कि आपके शहर में रोजाना बच्चे गुम हो रहे हैं, एक के बाद एक, और पुलिस कह रही है कि वो भाग गए हैं। 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहता है, और जब सामने आता है तो पता चलता है कि वो सभी बच्चे आपके घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर दफन हैं। ये है निठारी का केस, भारत की सबसे रहस्यमय और डरावनी कहानी। एक ऐसा मामला जिसने साबित कर दिया कि इस देश में अमीर और गरीब के लिए न्याय भी अलग अलग है। 2005 का साल था। नोएडा का सेक्टर 31। यहां एक अजीब सी तस्वीर थी। एक तरफ चमचमाती कोठियां, दूसरी तरफ निठारी गांव के कच्चे मकान। अमीरी और गरीबी के बीच सिर्फ एक सड़क का फासला था, लेकिन मानसिकता में पूरा समुद्र। इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। कुछ अमीर घरों में काम करने वाले नौकर चाकर थे। उनके बच्चों के सपने बड़े नहीं थे। स्कूल जाना, खेलना कूदना, माता पिता की थोड़ी सी मदद करना, बस इतनी सी खुशी थी उनकी जिंदगी में। लेकिन 2005 के बाद से ये खुशी धीरे धीरे गायब होने लगी। पहले 8 साल की रिंपा हलदार स्कूल से घर नहीं लौटी। उसकी मां ने रात भर इंतजार किया। सुबह पुलिस स्टेशन दौड़ी। पुलिस वाले ने कहा, अरे कहीं खेलने गई होगी, शाम तक आ जाएगी। लेकिन रिंपा कभी नहीं आई। फिर 6 साल का खोकन, फिर 20 साल की आरती प्रसाद। एक के बाद एक निठारी के घरों से बचपन और जवानी गायब होने लगी। हर घर में एक अधूरी कहानी थी। हर दरवाजे पर एक इंतजार था। हर आंख में एक सवाल था कि हमारे बच्चे कहां गए। माता पिता पागलों की तरह इधर उधर भटकते रहते। कभी अस्पतालों में जाकर पूछते, कभी रेलवे स्टेशन पर तलाश करते, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिलता। जैसे धरती फट गई हो और उनके बच्चे उसमें समा गए हों। निठारी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं थी कि बच्चे गुम हो रहे थे। सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि किसी को परवाह नहीं थी। पुलिस स्टेशन में रोते बिलखते माता पिता को देखकर कांस्टेबल कहते, अरे भाग गए होंगे तुम्हारे बच्चे, दिल्ली मुंबई में कमाने गए होंगे। एक मां ने बताया था कि जब वो अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखाने गई तो पुलिस वाले ने कहा, तुम लोगों को अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं होती, इसीलिए भाग जाते हैं। वो मां रो रो कर बेहाल हो गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। 19 लोग गायब हो चुके थे। 19 परिवार टूट चुके थे। लेकिन एक भी केस में ठीक से जांच नहीं हुई। एक भी एफआईआर ठीक से दर्ज नहीं हुई। फाइलों पर धूल जमती रही और निठारी में आंसू सूखते रहे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि गायब होने वाले बच्चे किसी अमीर आदमी के बच्चे नहीं थे। वो सिर्फ गरीब मजदूरों के बच्चे थे। और इस देश में गरीब आदमी की आवाज कोई नहीं सुनता। उनके दर्द की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन निठारी के लोग चुप नहीं बैठे। वो आपस में बात करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। ज्यादातर गायब हुए बच्चे आखिरी बार एक ही जगह देखे गए थे, D5 हाउस के पास। वो घर जहां मोनिंदर सिंह पंढेर नाम का एक अमीर बिजनेसमैन रहता था। महीनों से D5 हाउस के पीछे एक अजीब सी बदबू आ रही थी। शुरू में लोगों ने सोचा कि शायद कोई जानवर मर गया है, लेकिन ये बदबू बढ़ती ही जा रही थी। दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, नगर निगम से, पुलिस से, सफाई विभाग से, लेकिन सबका एक ही जवाब था, देख लेंगे। लेकिन कोई नहीं देखता था। बदबू और तेज होती जा रही थी। दिसंबर 2006 तक ये बदबू इतनी असहनीय हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष और कुछ स्थानीय लोगों ने फैसला किया कि अब वो खुद इस मामले को सुलझाएंगे। वो उस नाले को साफ करने निकले जहां से बदबू आ रही थी। 29 दिसंबर 2006 की सुबह जब उन्होंने नाले की सफाई शुरू की तो जो मिला वो किसी के सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। गंदे पानी में एक प्लास्टिक का बैग तैर रहा था। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक छोटे बच्चे का कंकाल था। एक कंकाल मिलने की खबर आग की तरह फैली। जैसे जैसे लोग जमा होते गए, नाले से और भी कंकाल निकलने लगे। खोपड़ियां, हड्डियां, छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े। D5 हाउस के पीछे की जमीन एक कब्रिस्तान में बदल चुकी थी।
हर बार जब मिट्टी खोदी जाती, कोई ना कोई इंसानी अवशेष मिलता। बच्चों की चप्पलें, स्कूल बैग, टूटे हुए खिलौने, उन मासूम जिंदगियों की भूतिया निशानियां जो कभी इस दुनिया में खुशी से जी रही थीं। जब मीडिया और पुलिस पहुंची तो पूरा मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। अब पुलिस के पास कोई बहाना नहीं था। 29 दिसंबर 2006 को मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके घरेलू कामगार सुरिंदर कोली को गिरफ्तार कर लिया गया। घर की तलाशी में तेज धार वाले चाकू और हथियार मिले। पूरा देश इस खबर से सन्न रह गया। न्यूज चैनल उस घर के बाहर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिसे अब हाउस ऑफ हॉरर्स कहा जा रहा था। जांच के दौरान सुरिंदर कोली ने कबूल किया कि उसने ये सभी हत्याएं की हैं। उसने बताया कि वो कैसे बच्चों और युवा लड़कियों को चॉकलेट, पैसे या नौकरी का झूठा वादा करके घर के अंदर बुलाता था, फिर उनके साथ यौन हिंसा करता था और बेरहमी से मार देता था। लेकिन डरावनी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कोली के कबूलनामे के अनुसार वो लाशों को बाथरूम में ले जाकर टुकड़ों में काट देता था, फिर उन टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में भरकर घर के पिछवाड़े और नाले में फेंक देता था। सबसे ज्यादा रूह कंपा देने वाली बात यह थी कि कोली पर नेक्रोफिलिया और कैनिबलिज्म के आरोप भी लगे। उसने कथित तौर पर कबूल किया कि वो लाशों के साथ भी यौन संबंध बनाता था और कुछ मामलों में अपने शिकार के अंगों को पकाकर खा जाता था। केस सीबीआई को सौंप दिया गया। पूरा देश सांस रोके इंतजार कर रहा था कि क्या पता चलेगा। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई सवाल खड़े होने लगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती तो शुरुआती पुलिस की लापरवाही थी। 2 साल तक उन दुखी परिवारों की एक न सुनी। उन्होंने सिर्फ जांच करने से मना नहीं किया, बल्कि उन परिवारों को इतना हतोत्साहित किया कि वो हार मान लें। जब आखिरकार जांच शुरू हुई तो वो भी पूरी तरह से गलत तरीके से हुई। क्राइम सीन को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया। मीडिया, स्थानीय लोग और पुलिस की भीड़ से वह जगह एक तमाशा बन गई थी। इससे सारे संभावित सबूत दूषित हो गए। कोली और पंढेर के खिलाफ केस लगभग पूरी तरह से परिस्थितिजन्य सबूतों और कोली के उस कबूलनामे पर टिका था जिससे वो बाद में मुकर गया। जांच टीम घर के अंदर से कोई भी सीधा फॉरेंसिक सबूत पेश करने में नाकाम रही। ऑर्गन ट्रेड के एंगल को जांचना न करने का फैसला एक और बड़ी भूल थी। एक सरकारी कमेटी ने भी इस एंगल की जांच की सिफारिश की थी, क्योंकि कुछ लाशें सर्जिकल प्रिसिजन से काटी गई थीं। लेकिन जांचकर्ताओं ने एक गरीब नौकर को दोषी ठहराने का आसान रास्ता चुना। ट्रायल कोर्ट ने अपना काम किया। कोली को कई मामलों में मौत की सजा सुनाई गई और पंढेर को भी 2 मामलों में मौत की सजा मिली। लोगों को लगा कि देर से ही सही, पर न्याय हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों तक ये सजाएं कायम रहीं। सुरिंदर कोली डेथ रो पर इंतजार कर रहा था और मोनिंदर सिंह पंढेर जेल में था। पीड़ित परिवार अपने दुख के साथ एक तरह के अजीब सुकून में थे कि चलो, उनके बच्चों के हत्यारे पकड़े गए। लेकिन अक्टूबर 2023 में एक बमबारी हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को दोनों मामलों में बरी कर दिया और सुरिंदर कोली को उन 12 मामलों में बरी कर दिया जिनके लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। इस चौंकाने वाले उलटफेर का कारण उनकी बेगुनाही का सबूत नहीं था, बल्कि जांच पर एक सीधा आरोप था। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनका गुनाह साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहा। हाई कोर्ट का फैसला पूरी जांच प्रक्रिया की एक सख्त आलोचना थी। उसने जांच को गलत और जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा जनता के विश्वास के साथ धोखा बताया। न्यायाधीशों ने सीधे तौर पर सबूतों की कमी, जांच में हुई गलतियों और एक मुकरे गए कबूलनामे पर हद से ज्यादा निर्भरता की तरफ इशारा किया। इस फैसले के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर अक्टूबर 2023 में जेल से रिहा हो गया। सुरिंदर कोली अभी भी जेल में है, क्योंकि वो एक अलग मामले में मिली उम्र कैद की सजा काट रहा है। सीबीआई और यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सुप्रीम कोर्ट इस अपील को सुनने के लिए राजी हो गया है और कानूनी लड़ाई अब भी जारी है। लेकिन असली सवाल ये है, अगर कोली और पंढेर ने ये जुर्म नहीं किए तो किसने किए? 19 बच्चे सिर्फ गायब नहीं हो जाते, लाशें सिर्फ नालों में दिखाई नहीं देती। और अगर उन्होंने ही ये जुर्म किए तो सिस्टम इतना फेल कैसे हो गया कि उनका गुनाह साबित नहीं हो सका? ऑर्गन ट्रैफिकिंग का एंगल आज भी अनसुलझा है।
संभावित बड़े नेटवर्क के बारे में आज भी कुछ पता नहीं। असली हत्यारे शायद आज भी बाहर हैं, और अगर वो नहीं है तो एक फेल जांच की वजह से वो अपनी सबसे बड़ी सजा से बच गए। निठारी केस सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है, ये हमारे समाज के चेहरे पर एक आईना है जो वर्ग, भेदभाव और भारत के न्याय सिस्टम की नाकामियों की कड़वी सच्चाइयों को दिखाता है। पुलिस की शुरुआती लापरवाही से लेकर घटिया सबूत संग्रह और आखिर में हाई कोर्ट में केस के कोलैप्स तक निठारी कांड सिस्टम की हार की एक दर्दनाक दास्तान है। कल्पना कीजिए उन माता पिता की हालत जिन्होंने अपने बच्चे खोए। 17 साल कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिर में जब फैसला आया तो आरोपी बरी हो गए। इसलिए नहीं कि वो बेगुनाह थे, बल्कि इसलिए कि जांच इतनी खराब थी कि सबूत ही नहीं था। सिस्टम ने उन्हें 2 बार फेल किया। पहली बार जब उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया, दूसरी बार जब जांच इतनी बेकार की कि केस ही कोलैप्स हो गया। आज भी निठारी के उन परिवारों के पास कोई जवाब नहीं है। न्याय की जगह अब एक खालीपन है और एक परेशान करने वाला सवाल है, अगर वो जिम्मेदार नहीं थे तो कौन था? निठारी का हाउस ऑफ हॉरर्स अब भले ही बंद पड़ा हो, लेकिन उसके पीड़ितों के भूत और उनके पीछे छूटे अनसुलझे सवाल एक देश के जमीर को हमेशा झंझोड़ते रहेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं मिलता। न्याय मिलता है जब पुलिस हर शिकायत को गंभीरता से लेती है, जब जांच पूरी ईमानदारी से होती है, जब सबूत ठीक से जमा किए जाते हैं और जब सिस्टम हर इंसान को बराबर समझता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। निठारी के उन 19 बच्चों को न्याय मिलना चाहिए था, उनके परिवारों को सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन आज 18 साल बाद भी वो सब एक सवाल बनकर हवा में लटक रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम फेलियर था या इन्वेस्टिगेशन फेलियर? आपके विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका सूत्रधार और ये था निठारी केस का पूरा सच। न्याय में देरी हुई है, लेकिन न्याय से इनकार नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।